देखिए बच्चों, फिर से स्वागत है आपका दिलीप क्लासेज में। देखो, अब हम आज पढ़ेंगे राजस्थान जो है, उस राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्णन करेंगे। यानी कि राजस्थान जो है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बात ये कि राजस्थान जो है, उस राजस्थान के जो ये भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों में राजस्थान जो है, उस राजस्थान को किन किन भागों में, किसने उन भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है, सर्वप्रथम किसने भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया, सर्वप्रथम किसने भौतिक प्रदेशों को बताया कि राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं, कितने नहीं। तो पहला देखो, पहला नंबर जो आता है सबसे पहले, वो वर्गीकरण जो दिया था। यानी कि सर्वप्रथम बात करें हम वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि सर्वप्रथम जो है इन भौतिक प्रदेशों के, राजस्थान जो है उन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो सर्वप्रथम वर्णन किया था, वो 1967 में वीसी मिश्रा ने। 1967 जो है, 1967 में वीसी मिश्रा जो थे, उन्होंने 1967 में सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया। और उनकी एक प्रसिद्ध भूगोल थी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, उस राजस्थान के भूगोल में वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम 1967 में अपने राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक थी, उस पुस्तक में राजस्थान जो थे, उस राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। यानी कि बात करें कि वर्गीकरण की, राजस्थान का जो भौतिक वर्गीकरण है, उस भौतिक वर्गीकरण को सर्वप्रथम अगर कितने नाम दिया था 1967 में, तो वो वीसी मिश्रा थे, जिनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल जो है, ये इनकी एक पुस्तक थी। पूछा जाए कि इन्होंने किसमें सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों को बांटा, तो राजस्थान का भूगोल जो है, पुस्तक इन्होंने लिखी थी राजस्थान का भूगोल, जिसमें 7 भौतिक प्रदेशों को इन्होंने बांटा था। जिसमें देखो, पहला प्रदेश उन्होंने बताया शुष्क प्रदेश, दूसरा बताया अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा बताया नहरी प्रदेश, नंबर 4 बताया अरावली प्रदेश, नंबर 5 बताया मैदानी भाग, नंबर 6 आपका बताया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी कि पहला बताया शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठार। और 7वां जो प्रदेश था, वो था आपका चंबल बीहड़ प्रदेश। 7वां प्रदेश था चंबल बीहड़ प्रदेश। इन प्रदेशों में चंबल बीहड़ प्रदेश, यानी कि बात करें कि सर्वप्रथम राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप बताया था, वर्गीकरण जो किया था, सर्वप्रथम 1967 में वीसी मिश्रा ने किया था। तो वीसी मिश्रा की एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, जिसमें इन्होंने बताया कि राजस्थान जो है, उस राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 7 भौतिक प्रदेशों में पहला था शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, मध्य मैदानी भाग या मैदानी भाग कहें या गंगा का मैदान कहें, मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और एक था चंबल का बीहड़ प्रदेश। यानी कि जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था, सर्वप्रथम किया था वीसी मिश्रा ने, जिन्होंने भारत राजस्थान का जो भूगोल का भौतिक प्रदेश या भौतिक वर्गीकरण किया, उस भौतिक वर्गीकरण को लगभग 7 भागों में बांटा। पहली बात ये थी। इसके बाद बात आती है कि दूसरा वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण सर्वप्रथम अगर बात करें, पहला वर्गीकरण जैसे इन्होंने दे दिया, सर्वप्रथम वर्गीकरण पूछा जाए कि राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप हैं, उनका सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो 1967 में वीसी मिश्रा ने। अब उसके बाद बात आती है कि राजस्थान का और भी कोई तो ऐसे होंगे
जिन्होंने किया हो, तो सेकंड जो आते थे वो सेकंड नंबर पर आए, तो दूसरे आए 1971 में। 1971 में रामलोचन सिंह ने 1967 में वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, 1971 में रामलोचन सिंह जो आए थे उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया। उन्होंने भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण बताया कि दो मुख्य प्रदेश बताए और 12 जो थे, या कहें कि 12 जो, ये दो मुख्य प्रदेश तो ये हो गए, और 12 जो थे लघु प्रदेश कहें या उप प्रदेश कहें, लघु प्रदेश या कहें कि उप प्रदेश। ठीक है भाई, वर्गीकरण पहले किया था 1967 में वीसी मिश्रा ने किया था, जो राजस्थान का भूगोल 7 भौतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया। दूसरा किया था 1971 में रामलोचन सिंह ने, उन्होंने बताया कि राजस्थान के दो मुख्य भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, दो मुख्य प्रदेशों का मतलब उन्होंने एक तो बताया पश्चिमी भाग और एक बताया पूर्वी मैदानी भाग, पश्चिम अरावली प्रदेश यानी कि जो शुष्क रेतीला मैदान है, और दूसरा उसको फिर इस दो भाग को 4 भागों में बांटा, 4 के फिर और भाग कर दिए, तो उन्होंने ऐसे करके दो मुख्य भाग बताए और 12 इसके गौण भाग कहें, उप भाग कहें, या फिर कहें कि लघु प्रदेश जो थे उन प्रदेशों में इसका वर्णन किया गया। तो 1967 में वीसी मिश्रा और 1971 में रामलोचन सिंह। आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण यानी कि आधुनिक का मतलब बोले वर्तमान में जो है राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उन प्रदेशों का वर्तमान में जो वर्णन किया गया है। आधुनिक का मतलब वर्तमान में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन था 1994 में 1994 में जो इनका वर्णन किया था आधुनिक वर्गीकरण, जो राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण जिन्हें हम वर्तमान में पढ़ते हैं, जिनका सर्वाधिक मात्रा में जो प्रचलन चल रहा है, उस आधुनिक वर्गीकरण का जो किया था, तो वो आधुनिक वर्णन जो किया था सर्वप्रथम इसका किया था हरिमोहन सक्सेना। 1994 में जो वर्गीकरण किया था वो किया था हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना जो थे उन्होंने वर्तमान में राजस्थान का वर्तमान में आधुनिक जो है, वर्तमान के हैं कि आधुनिक की बात करें या वर्तमान के वर्गीकरण 1994 में दिया। और हरिमोहन सक्सेना जो थे, उन हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो है उन भौतिक प्रदेशों को, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, 4 भागों। अब बात ये आ जाती है कई बार कि हरिमोहन सक्सेना जो है, ये हरिमोहन सक्सेना जो है, इन्होंने इन 4 प्रदेशों को किस आधार पर 4 भागों में राजस्थान को बांटा, तो वो बांटा था उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार का मतलब पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी गोल है लेकिन पृथ्वी जो है उबड़ खाबड़, कहीं पर पहाड़ है कहीं पर पर्वत है। मान लीजिए जैसे आपको बताया, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर हो सकता है कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं गर्त है, तो वहां पर्वत होंगे वो सबसे ऊंचा स्थान, पठार होगा वो और नीचा, गर्त जो होंगी वो और गहरी होंगी। तो ये जो स्थान है पृथ्वी पर, उन स्थान को उच्चावच के आधार पर हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया और उन भौतिक प्रदेशों को आज मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। अब 4 भौतिक प्रदेशों में देखो, पहला प्रदेश जो है, पहला प्रदेश है पश्चिम रेतीला प्रदेश। ठीक है, पहला प्रदेश पश्चिमी रेतीला, दूसरा अरावली प्रदेश, दूसरा जो है अरावली प्रदेश, तीसरा आपका जो है मैदानी प्रदेश, और चौथा जो है आपका वो है दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी प्रदेश बोल दो, दक्षिण पूर्वी पठार बोल दो, चंबल का बीएड क्षेत्र जो आएगा वो दक्षिण पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत आता है।
तो हरिमोहन सक्सेना जी जिन्होंने आधुनिक भारत राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्णन किया, उन्होंने ये 4 भागों में बांटा: पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इन प्रदेशों में उन्होंने राजस्थान को 4 भाग। जैसे ये एक थोड़ी सी रूपरेखा राजस्थान की आपके सामने ये रूपरेखा है, तो उन्होंने देखो ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है, ये बीच का ये क्षेत्र जो आपके आएगा बीच का ये क्षेत्र, ये आपकी एक तरह से अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला, इस अरावली पर्वतमाला ने राजस्थान जो है उस राजस्थान को 2 भौतिक भागों में बांट दिया या 2 प्रदेशों में। जैसे इसे तो कहें तो ये तो आ जाएगा आपका पश्चिमी प्रदेश, और ये जो आपका क्षेत्र है इधर का ये भाग, ये आएगा आपका पूर्वी प्रदेश। ठीक, अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को 2 लगभग बराबर नहीं है लेकिन लगभग 2 समान भागों में बांटने का कार्य करती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग जो है वो पश्चिमी प्रदेश, उत्तरी भाग जो है वो पूर्वी प्रदेश कहलाते हैं। यानी कि राजस्थान का इधर जो पश्चिमी प्रदेश, इस पश्चिमी प्रदेश को हम कह सकते हैं रेतीला मैदान। रेतीला मैदान कहें, मरुस्थल कहें, या भौतिक प्रदेशों में रेतीला पश्चिमी प्रदेश भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये अरावली प्रदेश पहला आपका हो जाएगा। 4 प्रदेश आपको दे रखे हैं, तो पहला तो ये हो जाएगा कौन सा आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश। उसके बाद दूसरा आपका दे रखा है अरावली प्रदेश, तो ये आपकी जो है ये अरावली पर्वतमाला जो जा रही है, दूसरा प्रदेश ये हो जाएगा दूसरा प्रदेश। उसके बाद आपका एक प्रदेश यहां से ये बढ़ जाएगा, ये प्रदेश जो है। ठीक है, तो ये प्रदेश जो ये बीच का मैदान बच गया, ये तो आपके बच गया कौन सा मैदानी भाग बच जाएगा, ये पूरा मैदानी भाग। और ये दक्षिणी भाग जो बचेगा ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बच जाएगा। यानी कि राजस्थान जो है उसकी ये रूपरेखा जो है इसमें थोड़ी सी ये फर्स्ट भाग इधर रखा है। ये आपके अरावली के पश्चिम में जो है वो आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश, ये भाग अलग है कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है उस पश्चिमी रेतीले प्रदेश को अलग अलग भागों में विभाजित कर देंगे। इसमें एक रेखा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक रेखा कह देता हूँ, तो ये रेखा जो है यहाँ लगभग 5 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र आएंगे। उसके बाद 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र आएंगे। उसके बाद और एक्स्ट्रा नीचे बढ़ते जाएंगे वर्षा वाले क्षेत्र जैसे आएंगे। तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं हरिमोहन सक्सेना के जो हैं, जिन्हें आज वर्तमान में सर्वाधिक देखा जाता है। तो पहला प्रदेश था पश्चिमी रेतीला प्रदेश, यानी कि अरावली के पश्चिम का भाग जो है संपूर्ण भाग वो पश्चिमी रेतीला प्रदेश कहलाएगा। मध्य में अरावली है तो अरावली प्रदेश दूसरा हो जाएगा। जैसे बीच में दक्षिणी भाग में यहाँ लेंगे कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो है, ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वर्तमान में अगर देखा जाए तो सवाई माधोपुर जो है, गंगापुर सिटी, ये कई नए जिले जो लगे हैं वो इस पूर्वी प्रदेश में आ जाए। दक्षिण प्रदेश जो है दक्षिण पूर्वी प्रदेश उसमें आ जाएंगे। और बचा ये भाग जो बच जाएगा आपका ये मैदानी प्रदेश बच जाएगा। अब बात यह है कि राजस्थान में मैदानी प्रदेश का कारण नदियां होनी चाहिए। गंगा का मैदानी प्रदेश, यमुना का, तो गंगा नदी यहाँ आती नहीं है। लेकिन ध्यान रखना गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। जो चंबल नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। और चंबल नदी की सहायक कई नदियां हैं जो राजस्थान में प्रवेश करती हैं। इसलिए ये जो प्रदेश है, ये जो क्षेत्र पाएगा तीसरा, वो आपका कौन सा पाएगा? मैदानी प्रदेश पाया जाता है। यानी कि ये तो थी आपके रूपरेखा, यानी कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किन्होंने किया, उसके बाद किन्होंने किया आधुनिक वर्तमान में जो किया 1900 हरिमोहन सक्सेना ने किया, 4 भागों में बांटा: पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश। यानी कि ये भाग जहाँ पे ये अरावली प्रदेश है, अरावली पर्वतमाला जो है, इस अरावली प्रत्येक जो क्षेत्र है, चारों मैदानी क्षेत्र जो है, चाहे पश्चिम भाग है, अरावली है, मैदानी, दक्षिण पूर्व भाग, सबकी विशेषता अलग अलग, प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग विशेषता पाएगी। अब हम इनका क्रम वाइज भौतिक रूप से क्रम पहले जैसे है पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है, उस पश्चिमी रेतीले प्रदेश का वर्णन करेंगे। ये पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो इसकी क्या विशेषता है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। जो आता है आपका ये भौतिक प्रदेशों में पहला प्रदेश जो आता है वो आता है पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। ध्यान रखना ये पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है उस राजस्थान जो है, उस राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर, देखो राजस्थान का मैं आपको पहले ही बता दूं, एक बार इधर 1 मिनट देख लो। भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263
वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बात यह कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब बात यह कि राजस्थान का क्षेत्रफल तो संपूर्ण राजस्थान है। संपूर्ण राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। इन 4 भौतिक प्रदेशों में से ऐसा भी होगा कि कुछ राजस्थान के जो रेतीला प्रदेश है, इस रेतीले प्रदेश के कितना प्रतिशत भाग रहता है, कितना प्रतिशत जनसंख्या इस रेतीले प्रदेश में करती है और कितना प्रतिशत, उन सब की बात करेंगे कि रेतीले प्रदेश में कितनी है। उसके बाद आप देखोगे अरावली प्रदेश में कितनी है, उसके बाद आप देखोगे मैदानी प्रदेश में कितनी है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कितनी है। बात यह है कि ये अरावली प्रदेश जो है, ये अरावली प्रदेश, बात यह है कि विश्व जो था पहले, जो पृथ्वी जो थी वो पृथ्वी 2 भूखंडों में बटी हुई थी। 2 भूखंडों में पहला एक अंगारा लैंड था और दूसरा जो था वो गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। बात यह थी कि पृथ्वी का कुछ 2 भागों में थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो थे, इन अंगारा, ये अंगारा लैंड और यहाँ गोंडवाना लैंड जो थे, इनके बीच का जो ये क्षेत्र था, ये क्षेत्र था टेथिस सागर। टेथिस सागर जो है, उस टेथिस सागर के अवशेष यहाँ प्राप्त होते थे। तो भौतिक प्रदेश जो है राजस्थान का, उस राजस्थान के भौतिक प्रदेश रेतीला मैदान जो है, उनमें नंबर जो भौतिक प्रदेशों में पहला रेतीला मैदान आता है, उस रेतीले मैदान में टेथिस महासागर के अवशेष प्राप्त किए जाते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल पहले यहाँ पर सागर हुआ करता था, टेथिस सागर के अवशेष थे, समुद्र पाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ही रेत आगे की तरफ बढ़ती गई, रेतीला मैदान बढ़ता गया, वैसे वैसे ही समुद्रों को कहा जाता है कि पीछे की तरफ धकेलता गया और ये प्रदेश जो है टेथिस महासागर के अवशेष। इसलिए आपने कई बार देखा होगा नदियां जो हैं, अगर देखा जाए रेतीले मैदान में से कुछ नदियां गुजरती हैं तो वो नदियों का जल जो है लगभग खारा हो जाता है, क्योंकि टेथिस सागर जो है उस सागर के जो जल के अवशेष जो है वो लवण था, खारा जल के अवशेष है। जैसे लूनी नदी, आपकी लूनी नदी जो निकलती है, वो लूनी नदी बालोतरा बाड़मेर में, सांचौर बाड़मेर बालोतरा जो जाती है वहां पर अनूपगढ़, वहां पर जाकर उस नदी का जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो इसमें लिखिए, यानी कि पृथ्वी को 2 भाग, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो ये जो है पश्चिमी रेतीला प्रदेश, किसका भाग है, टेथिस सागर के अवशेष इसमें पाए जाते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान जो है इसमें टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं, जिनमें कई झीलें जैसे आपको पाएंगे, सामर झील, डीडवाना झील, पंचपदरा झील जो है वो झीलें आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो वो आपके पश्चिमी रेतीले प्रदेश के भाग होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि अरावली जो आपकी पर्वतमाला जो है, उस अरावली पर्वतमाला को भी अब देखा जाए तो लगभग कर्णवत जो है, अरावली पर्वतमाला लगातार कर्णवत बीच बीच में के कई बार विखंडित तो हुई पड़ी है, बीच में के टूटी हुई अरावली पर्वतमाला जो है उसके अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, वो अवशेष भी प्राचीन अगर देखा जाए तो वलित पर्वतमाला के रूप में, वलित पर्वत के रूप में प्राप्त होते हैं। एक स्थान दूसरे था, क्योंकि वो जैसे प्राचीन काल में तो सबसे पुरानी पर्वतमाला जो थी वही थी। अब इसके बाद जो है पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है, इस रेतीले प्रदेश को बात करते हैं। पश्चिमी रेतीले प्रदेश जो है, यह प्रदेश जो है आपका, अच्छा अरावली प्रदेश की है, यह प्रदेश लिखिए अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। ये जो रेतीला, पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है अरावली पर्वतमाला की कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया था पश्चिमी भाग में है। लेकिन पश्चिम भाग में भी देखा जाए तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है, ये विस्तृत है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये भाग जो है ये फैला हुआ है। ठीक है। अच्छा, बात ये कि नेक्स्ट ना लिखिए, ये जो रेतीला प्रदेश है, इस प्रदेश में
टेथिस सागर के अवशेष प्राप्त हैं। ये जो है आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है टेथिस सागर जो है उस टेथिस सागर के अवशेष प्राप्त हैं, जिसे स्थानीय भाषा में थली कहा जाता है। प्राप्त हैं जिसे स्थानीय भाषा में थली कहा जाता है। जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। मैंने पहले कहा था भौतिक प्रदेश जो रेतीला प्रदेश जो है ये किसके सागर मिलेंगे? इसमें टेथिस सागर के। जैसे जैसे मरुस्थल जो है आगे बढ़ता गया, कहा जाता है कि धीरे धीरे कालांतर में टेथिस महासागर जो है सागर जो है वो पीछे सरकते गए महासागर जो है, और टेथिस महासागर के कुछ अवशेष जो हैं आज भी पश्चिमी रेतीले भौतिक प्रदेशों में रह गए। ठीक है, बात यह कि ये जो थली प्रदेश है, इस थली प्रदेश को आप देखोगे तो पाकिस्तान जो है उसमें चेलिस्तान कहा जाता है। इस थली प्रदेश को, ये थली जो आपका प्रदेश मिलेगा उत्तर प्रदेश, जहां आपने कहा है थली प्रदेश, ये थली प्रदेश जो है यही लिखो, इस थली प्रदेश को पाकिस्तान में, किसको? इस थली प्रदेश को, ध्यान रखना, इस थली प्रदेश जो है, ये थली प्रदेश जो है, इस थली प्रदेश को पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस थली प्रदेश को पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक भाई, राजस्थान में जो है टेथिस महासागर के अवशेष हैं, उन टेथिस महासागर को अवशेष में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है राजस्थान के टेथिस महासागर अवशेष को। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में वो स्थानीय, पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तान में स्थानीय लोग हैं, वो इसे क्या कहते हैं? चेलिस्तान के नाम से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो थली प्रदेश है उस थली प्रदेश को क्या कहा जाता है? चेलिस्तान कहा जाता है। उसके बाद लिखिए, ये जो प्रदेश है पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है, इसकी समुद्र तल से अगर औसत ऊंचाई देखी जाए, औसत ऊंचाई उत्तर पूर्व में देखी जाए तो 300 मीटर है। यानी कि इसकी लिखिए, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ध्यान रखना, समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं। औसत ऊंचाई में जो है इसके प्रदेश, एक तो मान लीजिए उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, एक दक्षिणी प्रदेश है। तो पहले कर समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है उत्तर पूर्व जो है उस उत्तर पूर्व में पाई जाती है। इसकी लगभग ऊंचाई उत्तर पूर्व में 300 मीटर। ध्यान रखना, ऊंचाई जो होगी समुद्र तल से, जब आप ऊंचाई नापते हो, गहराई नापते हो, उसकी दूरी आप किस में नापोगे? मीटरों में नापोगे। अब ये कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई उत्तर पूर्व में देखा जाए तो कितनी पाएगी? लगभग 300 मीटर पाई जाएगी। और दक्षिण पश्चिम की बात करें तथा दक्षिण पश्चिम में 150 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। यानी कि समुद्र तल से अगर बात करें, समुद्र तल से पश्चिमी रेतीले प्रदेश की अगर ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई अगर उत्तर पूर्व में देखा जाए तो 300 मीटर तक पाई जाएगी, और दक्षिण पश्चिम में अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम में लगभग कितनी पाई जाएगी? 150 मीटर के आसपास पाई जाती है समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो। इसका क्षेत्रफल जो है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर उसके बाद लिखा देता हूं। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल यानी कि राजस्थान जो है उस राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत 60-61% के लगभग था इसका क्षेत्रफल है। यानी कि कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है? तो ये जो क्षेत्रफल इसका है लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि 61%, लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि रेतीला प्रदेश जो है उसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के संपूर्ण भूभाग के 61% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात करें, इस प्रदेश में राजस्थान की अगर जनसंख्या की बात करें, सॉरी
तो राजस्थान की जो जनसंख्या है, जनसंख्या की बात करें तो लगभग 40% जनसंख्या जो है इस भौतिक पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है उस पश्चिमी रेतीले प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान जो है उस राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1,75,000 वर्ग किलोमीटर किसमें, पश्चिमी रेतीले मैदान में, जो राजस्थान के लगभग 61% भाग पर। अब जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान जो है उस राजस्थान के लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है संपूर्ण जनसंख्या का। समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखी जाए तो उत्तर पूर्व में 300 मीटर तक और दक्षिण पश्चिम में 150 मीटर तक पाई जाती है। और ये जो है अरावली रेतीले प्रदेश जो है, पश्चिम रेतीला प्रदेश जो है, ये 33 महासागर के अवशेष पाए जाते हैं जिन्हें स्थलीय भाषा में थली कहा जाता है। और पाकिस्तान में इस थली को, पाकिस्तान में इस थली शब्द को चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका पश्चिम क्षेत्रफल था, इतना उतार लीजिए। पाँच सौ मिलीमीटर या कहें कि 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है, 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है वह अरावली प्रदेश से, अरावली प्रदेश से, अरावली प्रदेश से इसे अलग करती है, इसे अलग करती है। यानी कि 500 मिलीमीटर या कहें कि 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो राजस्थान जो है, राजस्थान का रेती वो जो है सॉरी अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उसके पश्चिमी भाग में अगर जाएंगे तो आपको लगभग 500 मिलीमीटर तक वर्षा ही वहां देखने को मिलेगी। अब बात यह कि रेतीला मैदान जो है उसको अलग अलग क्षेत्रों में, वहां शुष्क, अर्ध शुष्क या फिर और आर्द्र उपार्द्र जो क्षेत्र उन प्रदेशों में अलग बांटा गया, लेकिन अरावली प्रदेश जो है उस अरावली प्रदेश के द्वारा 500 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर के हैं या 500 मिलीमीटर के हैं, एक ही बात है। 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है अरावली प्रदेश से इस प्रदेश को क्या कर देती है, अलग कर देती है। ये वर्षा की इसकी बात यह है कि ये पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है, ये पश्चिमी रेतीले प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। या फिर कहें कि ये जो प्रदेश है पश्चिमी रेतीला प्रदेश है इसमें सर्वाधिक जीवन पाया जाता है बाकी अन्य मरुस्थलों की तुलना। ऐसा नहीं है कि और में नहीं पाया जाता, इसमें सबसे ज्यादा, लेकिन ये कि अन्य मरुस्थल जो हैं विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है, थार प्रदेश जो है उसी का ये भाग है, थार का मरुस्थल जो उसका ये भाग है। तो थार प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता या सर्वाधिक जीवन जो है वो जीवन सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद बात यह है कि अब इसके बाद पश्चिम प्रदेश जो है, इस प्रदेश में राजस्थान के जो है, यानी कि आप देखा जाए विभाग जो है, संस्था जो है राजस्थान की मरुस्थलीय विभाग की संस्था कहें कि या भारतीय जल विभाग कहें या फिर कृषि राष्ट्रीय आयोग जो है, बात कहें कि राष्ट्रीय आयोग ने 12 जिले, राष्ट्रीय आयोग ने, ये आप रहने दो, ठीक, जैव विविधता पाई जाती है। अब बात यह कि ये वर्षा रेखा जब अलग करती है, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है इस प्रदेश को, पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है, इस प्रदेश को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जैसे बांटेंगे, देखिए फर्स्ट बांटेंगे शुष्क प्रदेश, पहला बांटेंगे शुष्क प्रदेश और सेकंड जो है अर्ध शुष्क प्रदेश। यानी कि पश्चिमी रेतीला भाग जो है
इस पश्चिमी रेतीले भाग को भी हम दो भागों में बांट देंगे, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश जो है उसमें बांट देंगे। ध्यान रखना, ये शुष्क प्रदेश जो है, इस शुष्क प्रदेश का मतलब देखो बांटते हैं हम वर्षा के आधार पर। ये लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होगा और ये लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होगा। यानी कि ये 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र जो है अधिक शुष्क पाएगा, यहाँ वर्षा और भी कम होगी। और ये फिर ये अर्ध शुष्क जो है यानी कि आधा शुष्क जो इससे थोड़ा अलग है, तो ये 50 सेंटीमीटर, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क दो प्रदेशों में बांट देते हैं। तो आप पहला डालिए शुष्क प्रदेश या थार मरुस्थल। नंबर फर्स्ट का वर्णन करते हैं शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जो है, यह शुष्क प्रदेश जो है इसे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। यानी कि राजस्थान का पश्चिम रेतीला प्रदेश है, उस रेतीले प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है, वो इसे क्या करता है, अलग थलग करता है 7 सेंटीमीटर वर्षा है। ये जो है इसकी औसत अगर ऊंचाई देखी जाए, लगभग समुद्र तल से अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से औसत ऊंचाई समुद्र तल से, औसत ऊंचाई देखी जाए तो 150 से 200 मीटर तक ये पाई जाती है। ठीक है, समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें कि शुष्क प्रदेश जो है उसके समुद्र तल की ऊंचाई जो है वो 150 से 200 मीटर जो है, उस 150 से 200 मीटर तक की ऊंचाई पाई जाती है। ये जो है इस भाग में जो है मरु प्रदेश जो है, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, बालोतरा जो है, अब नए जो जिले बने जैसे बालोतरा है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ठीक है, अनूपगढ़ है, पश्चिमी जोधपुर जो है, उन क्षेत्रों को इस प्रदेश में, शुष्क प्रदेश जो है उस शुष्क प्रदेश में रखा गया है। अब बात है कि ये शुष्क प्रदेश जो है, इस शुष्क प्रदेश को भी हम पुनः दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो शुष्क प्रदेश है इसको भी दो भागों में, पहला जैसे बालू का युक्त प्रदेश और सेकंड है बालू का मुक्त प्रदेश, यानी कि एक युक्त और एक मुक्त प्रदेश, यानी कि एक में बालू का पाए जाएंगे और दूसरे में बालू का नहीं पाई जाएंगी। ये जो है, तो ये प्रदेश जो है, ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है, इसको चाहता आप रेतीला प्रदेश या अर्धमरु प्रदेश कुछ भी कह सकते हैं, रेतीला प्रदेश भी आप इसे कह सकते हैं, रेतीला प्रदेश। बाकी रेतीला प्रदेश तो रेतीले मैदान जो है, उस रेतीला मैदान का तो हम वर्णन ही कर रहे हैं। पश्चिमी रेतीले प्रदेश जो है उस पश्चिमी रेतीले प्रदेश का वर्णन कर रहे हैं, तो ये पश्चिमी रेतीला प्रदेश तो कहलाएगा, सैंड डेजर्ट भी इसे कह सकते हैं। ध्यान रखना, मरु प्रदेश जो है आपका भौतिक ये शुष्क प्रदेश जो मरु प्रदेश चल रहा है, उस मरु प्रदेश का लगभग ये जो प्रदेश है उत्तर रेतीला प्रदेश, पश्चिम जो प्रदेश है, ये लगभग 80% भाग पाया जाता है। यानी कि मरु प्रदेश जो है, उस मरु प्रदेश का 80% भाग जो है अकेला बालू का युक्त प्रदेश पाया जाता है, रेतीला प्रदेश पाया जाता है, जिसमें बालू का मतलब नहीं होती है, यानी कि उसका मतलब पवन सी बरखान जो होते हैं आदि प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। ये थार मरुस्थल का लगभग 80% भाग जो है, थार मरुस्थल जो है उस थार मरुस्थल का 80% भाग बालू का युक्त क्षेत्र। आपसे पूछा जाए कि बालू का युक्त क्षेत्र थार मरुस्थल, ये मरुस्थल जो चल रहा है पश्चिम मरुस्थल में शुष्क प्रदेश, इस थार मरुस्थल में बालू का युक्त क्षेत्र कितना है, तो बालू का युक्त क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 80% भाग आपका किसमें आ जाएगा, बालू का युक्त प्रदेश में। जैसे इसमें आपके बनेंगे बरखान, बरखान आपके जो रेतीला आकृतियां जो हैं, पवन चलती है, पवन द्वारा जो आकृति निर्मित होती हैं, उन निर्मित आकृतियों को अलग नाम दिया जाता है, स्तूप आप कह सकते हो, सीप कह सकते हो, बरखान जो है वो प्रदेश कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है बालू का युक्त प्रदेश, या इसे पथरीला प्रदेश भी आप कह सकते हो, पथरीला प्रदेश। इस प्रदेश में थोड़ी कठोर चट्टानें जो हैं, वो कठोर चट्टानें जो हैं लगभग पाई जाती है। बालू का मुक्त प्रदेश जो है इस प्रदेश के मध्य क्षेत्र आता है, तो ये प्रदेश जो है स्तूपों से मुक्त है। ये जो मान लीजिए ये प्रदेश 80 हो गया, तो ये लगभग कितना प्रतिशत बच जाएगा, बस 20% भाग, यानी कि बालू का
आपका पश्चिमी मरुस्थल जो है या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू का युक्त प्रदेश जो है, बालू का युक्त प्रदेश तो लगभग 80% पाया जाता है, और बालू का मुक्त प्रदेश जो है वो लगभग कितना पाया जाता है, आपका 20% भाग पर पाया जाता है। तो आपके शुष्क प्रदेश जो थे, अब ये जो है बालू का प्रदेश या इसे पथरीला प्रदेश हम कहते हैं, इस पथरीले प्रदेश में जो है यानी कि पुराने जो काल की है, उन पुराने काल की ज्यूरेसिक काल जो है, उस ज्यूरेसिक काल की कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि ये बालू का युक्त प्रदेश है, यह पथरीला प्रदेश जो है, यहाँ जो देखा जाए, यहाँ एक वनस्पति से संबंधित इस प्रदेश में जैसलमेर में वनस्पति से संबंधित क्षेत्र, जो वनस्पति से यानी जैसलमेर जो है, राजस्थान का मरुस्थल भाग जो पश्चिम भाग है, उस जैसलमेर से संबंधित जो क्षेत्र है, उस संबंधित क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम स्थित जो है, वहां ओकल वुड फॉसिल पार्क पाया जाता है। एक ओकल वुड फॉसिल पार्क, यानी कि ये जैसलमेर जो है, उस जैसलमेर के पश्चिम जैसलमेर जो है उसमें वनस्पति से संबंधित एक दक्षिण पश्चिम जो है, वहां पर जो जीवाश्म यानी कि ये आकलवुड पार्क से, इसमें कुछ वनस्पति तथा जीवाश्म पाए जाते हैं। जो देखा जाए दक्षिण के पश्चिम जो है आकलवुड पार्क जो है, ये आकलवुड पार्क जो उसमें स्थित है, जिसमें कुछ आपको वनस्पति संबंधित या कुछ जीवन जो है, जीव जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बात यह है कि ये चट्टानी मैदानी, पहले लिख रहा है पथरीला प्रदेश या मैदानी प्रदेश जो है, इस मैदानी प्रदेश में बलुआ पत्थर पाया जाता है। ये प्रदेश जो है, इस प्रदेश में पीला बलुआ पत्थर, पीला जो होता है, पीला बलुआ पत्थर पाया जाता है। ठीक, ये जो प्रदेश है आपका बालू का मुक्त प्रदेश जो है, इसमें जैसलमेर में वनस्पति आकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है। इसमें पीला बलुआ पत्थर जो है वो अधिक मात्रा में आपके निकाला जाता है। इसमें जहां आप दो, इसमें ये जैसलमेर का क्षेत्र है, इस जैसलमेर के क्षेत्र में एक लाठी से, ये जो बालू का मुक्त प्रदेश है, बालू का मुक्त प्रदेश, इस बालू का मुक्त प्रदेश में जैसलमेर जो है, उस जैसलमेर में एक मैदान पाया जाता है, जहां पर आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा और कोमा भी, तो राजस्थान का जो जैसलमेर है, उस जैसलमेर में एक घास का मैदान पाया जाता है। उस घास के मैदान को लाठी सीरी क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इस मैथिली प्रदेश में एक जैसलमेर में क्षेत्र पाया जाता है, जैसलमेर में लाठी सीरी क्षेत्र। ठीक है, लाठी सीरी क्षेत्र पाया जाता है जैसलमेर में, जहां पर हरी घास जो है पशुओं को चराने के लिए या कुछ राहत कार्य के लिए मिल जाती है, लाठी सीरी क्षेत्र में जो है। अब बात है कि जैसलमेर के लाठी सीरी क्षेत्र, अकेला जैसलमेर जो है उसमें नहीं पाया जाता है। ये जो प्रदेश आपका फैला हुआ है, यहाँ आपको पोखरण से मोहनगढ़ जो है, ये क्षेत्र जो आपका लाठी सीरी क्षेत्र पहला है जो, वो पोखरण से, वो जो क्षेत्र आपका फैला हुआ है वो पोखरण से मोहनगढ़ तक, पोखरण से मोहनगढ़ जो है जैसलमेर में, उस क्षेत्र तक ये जो है लाठी सीरी क्षेत्र जो है वहां फैला हुआ है। लाठी सीरी क्षेत्र में आपको कुछ स्थल, क्योंकि राजस्थान जो है रेगिस्तान है, मरुस्थल है जैसलमेर जो है, लेकिन ये एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें लगभग जैसलमेर जो है उस क्षेत्र में लगभग कुछ घास देखने को मिलती है। इस घास के लिए पशु जो है उनको चराया जा सकता है, उनके लिए राहत का कार्य ये पहुंचाता है। तो ये लाठी सीरी क्षेत्र है। ठीक, तो ये पोखरण से मोहनगढ़ जो है वहां तक फैली हुई है। अब बात यह कि पोखरण से मोहनगढ़ या लाठी सीरी जो क्षेत्र है, इस लाठी सीरी क्षेत्र में या फिर कहें कि दक्षिण का प्रदेश, ये जो बालू का मुक्त प्रदेश है, इस प्रदेश में एक चंदन का नलकूप पाया जाता है। इस लाठी सीरी क्षेत्र में एक चंदन नलकूप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चंदन नलकूप जो है, इस लाठीसीरी क्षेत्र के आसपास एक चंदन नलकूप पाया जाता है। इस चंदन नलकूप को, जो चंदन नलकूप जो है, इसे थार का घड़ा कहा जाता है। थार का
घड़ा। इसलिए कहा जाता है इसे थार का घड़ा क्योंकि चंदन नलकूप जो है इसे थार का घड़ा इसलिए कहा जाता है कि ये चंदन नलकूप जो है, यानी कि रेगिस्तान में पानी नहीं है, मरुस्थल जो भाग में पानी नहीं था, तो यहाँ जो पानी मिल जाता था वो राहत का कार्य पहुंचाता था, जिसके आसपास लाठी सीरी क्षेत्र था, इसमें पशुओं को चरने के लिए घास भी होती थी, और थार का ऊपर जो रेगिस्तान जो है उस रेगिस्तान में जल की पूर्ति कराता था। बात यह कि जैसलमेर जो है, उस जैसलमेर की सीमा जो है, ये जैसलमेर आपके जो पाया जाएगा, ये जैसलमेर की सीमा जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बनाता है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान प्रदेश के साथ जैसलमेर जो है आपके एक सीमा बनाता है। अब ये तो था आपका शुष्क प्रदेश जिसमें बालू का युक्त और बालू का मुक्त प्रदेश थे। उसके बाद आपका आता सेकंड अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश जो है उस अर्ध शुष्क प्रदेश का वर्णन। आता है आपका पश्चिमी रेगिस्तान जो है, उस पश्चिमी रेतीले प्रदेश में आपके दो भागों में, पश्चिमी रेतीला प्रदेश दो भागों में आता था, एक तो शुष्क प्रदेश में और एक बटा था अपने अर्ध शुष्क प्रदेश में। शुष्क प्रदेश जो था वो आपका 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला प्रदेश था, और अर्ध शुष्क जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर वाला प्रदेश पाया जाता है। ये प्रदेश जो है अरावली के कहाँ स्थित है, आपसे फिर पूछता हूँ, तो ये अरावली जो है उस अरावली के पश्चिम में कहाँ पाया जाएगा प्रदेश, अर्ध शुष्क जो प्रदेश है। भाई रेतीला मैदान प्रदेश जो है वो तो आपके अरावली के प्रदेश में, तो ये कोई सा भी भाग की बात करें, रेतीले मैदान की अगर वहां बात करें तो कोई सा प्रदेश, तो अरावली के कहाँ पाया जाएगा, वो पश्चिमी भाग में ये पाया जाता है। ये जो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वो 25 था और यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इसे अरावली प्रदेश से अलग करती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो इस शुष्क प्रदेश को अरावली प्रदेश से क्या कर देती है, अलग कर देती है, या विथल जो है वो क्षेत्र में अलग कर देती है। ये जो है इस क्षेत्र को अगर सामान्य रूप से देखा जाए, ये क्षेत्र जो है सामान्य रूप से स्थानीय भाषा में तो हम इसे मारवाड़ कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मारवाड़। इस प्रदेश को हम कह सकते हैं सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये प्रदेश जो है अर्ध शुष्क प्रदेश कैसा प्रदेश कहलाएगा, मारवाड़ प्रदेश आपका कहलाएगा। अब ये इसमें जो जिले आएंगे जैसे आपके गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू जो है वो जिले जो है सात, तो वो जिले जो है आपके, वो जिले पश्चिम उत्तर जो है उत्तरी भाग पर जो राजस्थान के जिले, उन राजस्थान के जिलों को रखते हैं। अब बात ये कि अर्ध शुष्क प्रदेश जो है, भाई अर्ध शुष्क प्रदेश में जैसे जिले आएंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू जो है, ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू जो जिले हैं, उस झुंझुनू जिले के बाद आपका हो सकता है सीकर से जो नीम का थाना है, जो वो प्रदेश भी आपके किस में आ जाएंगे, अर्ध शुष्क प्रदेश में। उन अर्ध शुष्क प्रदेशों को अगर बात करें हम, इन अर्ध शुष्क प्रदेशों की, उन जिलों की, तो इन अर्ध शुष्क प्रदेशों को भी हम पुनः उपभागों में विभाजित कर देते हैं, और उपभागों में वो विभाजित करते हैं, वो 4 उपभागों में विभाजित करते हैं, 4 भागों में। तो 4 भागों में पहला जो है आएगा घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान, ये घग्गर का मैदान का मतलब है जो घग्गर नदी जो वर्तमान में यहाँ बहती थी, वर्तमान काल में जो लगभग लुप्त है, तो वो घग्गर का मैदान है, घग्गर का प्रदेश जिसे कहें, वो नदी जो बहती थी वर्तमान में, वो नदी लुप्त प्राय। तो उस नदी में कौन कौन से जो जिले आते थे, गंगानगर, हनुमानगढ़ जो भी आते थे। उसके बाद आएगा दूसरा जो है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश जो है उस शेखावाटी प्रदेश में आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू जो क्षेत्र है, आप तो वर्तमान में नीम का थाना लग जाएगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना जो प्रदेश है वो प्रदेश उसमें आते थे। उसके बाद है नागौरी बेसिन प्रदेश, नागौर क्षेत्र के आसपास के नागौरी बेसिन प्रदेश, और उसके बाद चौथा है लूनी बेसिन प्रदेश।
लूनी नदी जो है, लूनी नदी का अगर उद्गम की बात करें तो अजमेर के नाथ पहाड़ से निकलती है और उसके बाद बालोतरा बाड़मेर तक बहती हुई पश्चिमी रेतीले मैदान जो है वहाँ पर निकल जाती है। अधिक वर्षा होती है तो ये नदी जो है पाकिस्तान तक पहुँच जाती है। इनका पानी, वर्षा नहीं होगी तो बरसाती नदी है, अगर वर्षा नहीं होगी तो इनका पानी नहीं जा पाएगा। तो ये जो अर्धशुष्क प्रदेश था, जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली प्रदेश से अलग कर रही थी, उसको 4 भागों में पुनः हमने विभाजित कर दिया। पहला 4 भागों में के पहला कौन सा आपका घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ जो जिले हैं उन जिलों के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कि घग्गर नदी जो थी, सरस्वती नदी जो है उसका प्राचीन अवशेष जो है घग्गर नदी के रूप में मिलते हैं। गंगानगर हनुमान के बाद गढ़ के बाद क्या है कि ये नदी जो है, ये नदी मैदानों में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नाम, वर्षा अगर अधिक होगी तो, वर्षा के आधार पर है ये नदियां, वर्षा अधिक होगी तो घग्गर नदी जो है राजस्थान के फोर्ट अब्बास नामक जो स्थान है वहां पर ये चली जाती है और वहां पर क्या है पाकिस्तान में कई बार बाढ़ लाने की संभावनाएं कर देती है। तो पहला डालिए घग्गर नदी। ये घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जो हैं इन दो जिलों में लगभग ये घग्गर नदी जो है बहती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्राचीन काल अवशेष अगर देखा जाए तो ये सरस्वती नदी जो है, उस सरस्वती लुप्त जो हो चुके कगार पर, तो वो सरस्वती नदी के लगभग अवशेष यहाँ पाए जाते हैं इस घग्गर नदी में। मान लीजिए भारी वर्षा होती है, तेज वर्षा होती है तो घग्गर नदी में पानी आता है और घग्गर नदी में जब पानी तेज आएगा, बाढ़ की संभावना होगी तो ये नदी का पानी जो है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर चला जाता है और पाकिस्तान में जाकर ये नदी जो है बाढ़ आने की संभावना कर देती। लेकिन तब है तब वर्षा तेज होगी, क्योंकि वर्षा के आधार पर जो है घग्गर नदी का गम होता है। तो लिखिए यह नदी प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष प्राप्त कराती है। यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी जो थी, उस प्राचीन सरस्वती नदी का जो प्रदेश थे, उस अवशेष जो थे, सरस्वती नदी के जो अवशेष बचे थे, उन अवशेषों को ये नदी क्या कराती है, प्राप्त कराती है। ये जो घग्गर नदी, इस घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र, इसके प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। ये जो है घग्गर नदी जो है, इस घग्गर नदी का प्रवाह जो क्षेत्र होता है, उस प्रवाह क्षेत्र में स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, नालियां कहा जाता है, नाली कहा जाता है, या थली प्रदेश आप इस क्षेत्र को कह सकते हैं। ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी को मृत प्रदेश भी हम कह सकते हैं। मृत प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं मृत प्रदेश? क्योंकि घग्गर नदी जो है धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है। ये घग्गर नदी भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, इसलिए इस प्रदेश को हम क्या कह देते हैं, मृत प्रदेश जो है, वो मृत प्रदेश के नाम से इस नदी के प्रवाह जो क्षेत्र है, घग्गर नदी जो है, उस घग्गर नदी को लगभग हम क्या कह देते हैं, मृत नदी भी कह सकते हैं। अब बात यह है कि ये प्रदेश जो है, इस प्रदेश में अगर घग्गर नदी में जल आएगा वर्षा का तो प्रदेश होगा, नहीं तो ये प्रदेश हरा भरा नहीं, सूखा प्रदेश रहता है। अच्छा, वर्तमान में एक काम जरूर हो गया है, इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी नहर जो निकाल दी गई है, उस इंदिरा गांधी नहर ने इस प्रदेश को परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, आज वर्तमान में जो राजस्थान का घग्गर प्रदेश है या कई शुष्क प्रदेशों में राजस्थान के पश्चिमी भाग में, पूरा पश्चिमी भाग की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर निकालने से, इंदिरा गांधी नहर जब से निकले, जब से
इस पश्चिमी रेतीले प्रदेश जो है इसकी काया पलट हो गई है। इस पश्चिमी रेतीले प्रदेश उत्पादन होने लग गया है, वहां पर जल जो है उस जल की समस्या जो होती है वो समस्या कम हो गई है। और पश्चिमी रेतीला प्रदेश जो है उस रेतीले प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर जाने से इसने उस प्रदेश को परिवर्तित कर दिया है या इसकी काया को पलट कर दिया है। ये जो इंदिरा गांधी नहर जो है इसको मैं आपको बता देता हूं। ये जो इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बैराज स्थान से निकाली गई है। हरिके बैराज नामक स्थान से निकाल कर लाई गई है। सतलज और व्यास नदी जो है उन सतलज और व्यास नदियों के संगम से इस नदी को निकाला गया हरिके बैराज के द्वारा। तो राजस्थान का मतीसा वाली, राजस्थान के हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ में मतीसा वाली एक जगह है, उसके बाद गडरा रोड बाड़मेर तक इस इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाया गया है, जिसमें 8 लिफ्ट और 9 शाखाएं जो हैं वो फैलाई गई, जिससे ये क्या है कि इस प्रदेश जो है इस प्रदेश की काया को क्या कर दिया इसने पलटकर शेखावाटी प्रदेश ध्यान रखना। ये शेखावाटी प्रदेश जो है इस शेखावाटी प्रदेश में सीकर, चूरू, झुंझुनू या नीम का थाना जो है वो भी वर्तमान में इस शेखावाटी क्षेत्र जो है उस प्रदेश में ही शामिल किए गए हैं। आज राजस्थान का नया जो है आपका नीम का थाना जो था वो नीम का थाना नया जिला बना है, वो नीम का थाना जो था वो भी आपके शेखावाटी क्षेत्र जो है उस शेखावाटी प्रदेश में या शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसमें आप जिले लिखिए, शेखावाटी प्रदेश। इस शेखावाटी प्रदेश को अंतः स्थलीय प्रदेश भी हम कह सकते हैं। शेखावाटी प्रदेश जो है उसे अंतः स्थलीय प्रदेश भी हम कह सकते हैं शेखावाटी प्रदेश को। इस प्रदेश के अंतर्गत जो है आप चूरू, झुंझुनू, सीकर एक नीम का थाना जो है वो वर्तमान में नया ये जिला बना है। ये नीम का थाना जो है वर्तमान में नया जिला बना, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है शेखावाटी क्षेत्र, इस शेखावाटी क्षेत्र में इसको नागौरी क्षेत्र एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र जो इस शेखावाटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जो आता है अंत स्थलीय प्रदेश जो है उस प्रदेश की संख्या में भी इसे हम कह सकते हैं। ये जो प्रदेश है इस प्रदेश में कांतली नदी बहती है। नदी की अगर बात करें तो कांतली नदी, उसमें घग्गर नदी थी, इसमें कांतली नदी जो है वो कांतली नदी बहती है। और मैंने पहले ही कहा था ये प्रदेश के जो भाग आपको चारों बांटने उन प्रदेशों में कांतली नदी भी जो है वर्षा पर आधारित नदी है। अगर वर्षा होती है तो ये नदियां आती हैं, नहीं तो ये नदियां नहीं आती हैं। ये अगर नदी की बात देखी जाए राज्य की अंतः प्रवाह, कांतली नदी जो है वो राज्य की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। ये जो नदी है राज्य कांतली नदी जो शेखावाटी प्रदेश में बहकर जाती है। तो अंतः प्रवाह जो क्षेत्र है राजस्थान के प्रवाह क्षेत्र यानी कि 3 भागों में जो बांटा है, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो आंतरिक प्रवाह की नदी जो है उन आंतरिक प्रवाह की नदियों में प्रवाह की एक लंबी नदी जो लंबी नदी आती है उन लंबी नदियों में कांतली नदी की भी गिनती आती है। कांतली नदी जो है वो उनमें लंबी गिनती है। ये प्रदेश जो है इस प्रदेश में बालू का क्षेत्र में जो बनती है, यानी कि इस प्रदेश में बालू का क्षेत्र की जो है वो आकृति कुछ आकृति पाई जाती है। बालू का क्षेत्र जब भी आप पढ़ के आए, बालू का क्षेत्र युक्त प्रदेश और बालू का मुक्त प्रदेश जो है उन प्रदेशों की आकृति आपको इस शेखावाटी प्रदेश जो है उस प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जिन क्षेत्रों में मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके आंतरिक प्रवाह की झीलें जो बन जाते हैं, कई बार झीलें या गड्ढा जो बन जाते हैं, वर्षा जो होती है उस वर्षा का जल जो होता है उन गड्ढों में या झीलों में आकर भर जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में सरिया सरोवर कहते हैं। ठीक, यानी कि मान लीजिए जैसे आपको मैं बताऊं एक बार कुछ अवतल आकृति, मान लीजिए आपके जो ये शेखावाटी क्षेत्र है इसमें कुछ आकृति आपको मिल जाती हैं। उन आकृति जो है, अब आकृति हो सकता है ऐसी आकृति हो,
या ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो, इन आकृतियों में मान लीजिए वर्षा का क्या भर जाता है, जल भर जाता है। इन आकृतियों में जल भर जाता है, आकृति वर्षा होगी तो वर्षा के कारण इनमें जल भर जाएगा, जल भर जाएगा तो इनको सर या सरोवर, इनको सर या सरोवर कहा जाता है, सर या सरोवर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो आकृति हैं इस प्रदेश में, और अनेक प्रकार की आकृति, यू आकार की, वी आकार की, या कोई एक तरह से कहे कि झोड़ तालाब जैसी आकृति पाई जाती है शेखावाटी क्षेत्र में, और उनमें वर्षा का जल आ जाता है, वर्षा का जल भर जाता है, तो वर्षा का जल भरने पर उन्हें सर या सरोवर कहा जाता है। भाई ये सर या सरोवर है, तालाब जो है एक तरह की। और बात करें कि स्थानीय भाषा, वहां जो है वो व्यक्ति जो है शेखावाटी क्षेत्र के, वो कुएं जो होते हैं, कुओं को स्थानीय भाषा में, कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश जो है, उस शेखावाटी प्रदेश में अगर बात करें शेखावाटी प्रदेश की, तो शेखावाटी प्रदेश के स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोग जो वहां के जो कुएं पाए जाते हैं, उन कुओं को वो स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। जोड़ कहते हैं, या फिर इसे नाड़ा भी हो व्यक्ति, जोहड़ या नाड़ा। ठीक है, यानी कि शेखावाटी प्रदेश में कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। और राजस्थान के जो शेखावाटी प्रदेश में जो आकृतियां पाई जाती हैं जिनमें जल भर जाता है, उन आकृतियों को सर या सरोवर प्रदेश कहा जाता है, सर या सरोवर कहा जाता है। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, इस नागौरी उच्च भूमि का अगर विस्तार की बात करें तो लगभग नागौर जिले में ये पाई जाती है। नागौर जिलों में औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई तो लगभग 300 मीटर जो है, ये नागौर उच्च भूमि जो क्षेत्र है, इसको अगर देखा जाए तो लगभग नागौर जो जिला है, उस नागौर जिला में ये विस्तृत है, नागौर जिले में ये फैली पाई जाती है। अगर बात करें कि नागौर भूमि का उच्च भूमि जो है, इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। इस प्रदेश, ये प्रदेश जो है, इस प्रदेश में बालू का स्तूपों का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर बालू का स्तूपों का अभाव, ठीक है। इस प्रदेश में जो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है, इस प्रदेश में अगर औसत ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से तो 300 मीटर ऊंचाई है। और बालू का स्तूपों का जो है इस प्रदेश में नागौरी भूमि उच्च भूमि जो है, इसमें बालू का स्तूपों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। यह प्रदेश जो है, इस प्रदेश में जो है आपको एक कुबड़ पट्टी, नागौर जो क्षेत्र है, उस नागौर क्षेत्र में आपको एक कुबड़ पट्टी मिल जाती है। कुबड़ पट्टी, इस कुबड़ पट्टी का मतलब ऐसा है कि ये नागौर का जो क्षेत्र है, नागौरी उच्च भूमि जो है, इस नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में जो कुचामन जैसी जो झीलें, वहां पर क्या है कि फ्लोराइड जो है, आपको NaCl जो है, लवणता आपको कहेंगे, NaCl की मात्रा जो है ये अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है तो व्यक्ति जो है, उन व्यक्तियों में जो है कुबड़ पट्टी से नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। उन व्यक्ति जो है, उन व्यक्तियों की पीठ की रीढ़ की हड्डी जो है, वो हड्डी एक तरह से मिट जाती है। ऐसे यूं सहारा लेकर वो व्यक्ति चलते हैं, सहारा लेकर चलने के कारण वो कुबड़ एक तरह से, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे यूं चलता है तो नीचे मुड़ जाकर कहते हैं कुबड़ा बन गया, तो वो कहते हैं इसी कारण से कुबड़ पट्टी की ये क्षेत्र जो है, इसमें अधिक मात्रा में NaCl की मात्रा पाई जाती है, जो नागौर की एक कुबड़ पट्टी के नाम से जानी जाती है। जो नागौर क्षेत्र जो है, उस नागौर क्षेत्र की उच्च भूमि जो है उसके मध्य पाई जाती है। यहाँ NaCl की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ इसी में प्रदेश में नावा, कुचामन, गोरवाना जो है, यानी कि आपकी जो है झीलें जो हैं, खारे पानी की जो झीलें, कुचामन, डेगाना, नावा जो झीलें, वो झीलें आपको लगभग जो है आपके नागौरी प्रदेश जो है, इस प्रदेश में ही देखने को मिलती है। उसके बाद आता है अंतिम लूनी बेसिन प्रदेश। लूनी बेसिन प्रदेश या
गोडवार प्रदेश, ठीक है, लूनी बेसिन प्रदेश, या फिर हम कहें कि इसे तीन जो आता है ये अर्धशुष्क मैदान जो है, इस अर्धशुष्क मैदान का अंतिभाग या तो आप लूनी प्रदेश बेसिन कहें या गोंडवाना प्रदेश जो है वो प्रदेश आप कह सकते हैं। ये जो है आपका जो है जैसे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बालोतरा जो है, यानी कि जैसे बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही, इन जिलों में, आदि जिलों में जो आगे तक है उन जिलों में ये जो क्षेत्र है लूनी बेसिन जो है आपका पाया जाता है। ऐसे बात करें तो लूनी बेसिन अगर देखा जाए तो लूनी बेसिन जो अजमेर जो है उसमें, अब लूनी बेसिन जो है उस लूनी बेसिन की अगर बात करें तो ये लूनी बेसिन जो है इसकी अगर देखी जाए तो राजस्थान का समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा क्षेत्र पाया जाता है। सबसे कम ऊंचा क्षेत्र का मतलब है लगभग 50 मीटर सेंटीमीटर, यानी कि सबसे कम ऊंचा क्षेत्र, सबसे कम ऊंचा क्षेत्र कौन सा पाएगा? लूनी बेसिन क्षेत्र, जिसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें, औसत ऊंचाई की तो लगभग 50 मीटर, 50 मीटर आपके पाया जाता है। यानी कि लूनी बेसिन जो है या गोडवार प्रदेश जो के हैं बालोतरा, बाड़मेर, सिरोही जो जिले हैं उन जिलों में पाया जाता है। ये जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई से सबसे कम ऊंचा क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई अगर देखी जाए, औसतन अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग 50 मीटर जो है, उस 50 मीटर तक की इसकी ऊंचाई पाई जाती है। ये जो नदी है इसकी मुख्य अगर नदी की बात करें, मुख्य नदी, तो मुख्य नदी की बात करें तो मुख्य नदी आपकी लूनी नदी, ठीक है, ये लूनी नदी है। मुख्य नदी की बात करें लूनी नदी है। इस लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और बाकी बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बालोतरा में बहती हुई नदी। बालोतरा में जब तक ये नदी जाती है इस नदी का जल जो होता है मीठा होता है, लेकिन बालोतरा क्षेत्र में, ये बालोतरा क्षेत्र में जाने के बाद में, बालोतरा क्षेत्र में जाने के बाद इस नदी का जल जो है खारा हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो जैसे मैदानों में जाती है तो लवण, 33 महासागर के अवशेष वहां पाए जाते हैं, उन अवशेषों के कारण ये नदी लगभग खारी हो जाती है। मुख्य नदी जो है लूनी है, इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो डोरा पर्वत, यानी कि इस प्रदेश लूनी प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है डोरा पर्वत जो है, वो डोरा पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटी है। लूनी बेसिन प्रदेश या गोडवार प्रदेश जो है इसकी सबसे ऊंची अगर चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी कौन सी पाई जाएगी? डोरा पर्वत जो है, वो डोरा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। लूनी नदी जो है ये दलदली, जालोर जो है उसमें लूनी नदी का अंतिम जो क्षेत्र, मैंने पहले ही कहा था लूनी नदी का, मैंने कहा था NaCl की मात्रा अधिक है, बालोतरा बाड़मेर में बहती है, उसके बाद खारी हो जाती है। पहले बालोतरा बाड़मेर से ये नदी जब नागपाड़ अजमेर से जो निकलती है इसका जल मीठा होता है, लेकिन बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जल जो है, इसका जल कैसा हो जाता है? खारा जल हो जाता है। बात यह कि लूनी नदी जो है, लूनी नदी का अंतिम जो क्षेत्र होता है, ये नदी जो है अंतिम क्षेत्र में जैसे ही गिरती है, उस अंतिम क्षेत्र में दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है। ये नदी जो है दलदली क्षेत्रों का मतलब ऐसा होता है जल दिखता नहीं है, लेकिन आप जैसे कई बार देखते हो मिट्टी जो है आपको एक गीली मिट्टी के रूप में दिखेगी, जैसे ही आप उसमें पैर रखते हो तो आपके पैर जो है अंदर की तरफ धंस जाते हैं, जैसे ही आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मिट्टी आपको जकड़ लेती है। दलदली क्षेत्र ये होता है। आपने देखा होगा जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जो था वहां भी दलदली क्षेत्र था। इस दलदली क्षेत्र को कम करने के लिए कई बार क्या है, यूकेलिप्टस, यानी कि जिसे कहें कि सफेदा जिसे हम कहते हैं, उस यूकेलिप्टस के पौधे जो हैं उन पौधों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो जो है जल को अत्यधिक मात्रा में सोखते हैं। एक तरह के कहें कि यूकेलिप्टस जो है जल का शत्रु जिसे कहें, ये अधिक मात्रा में जल को भूमि जो है भूमिगत जल से अत्यधिक मात्रा में सोख कर रखता है। तो ये आपके जो था छोटा सा एक प्रदेश जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो थे, उन भौतिक प्रदेशों में पहला प्रदेश आपका जो था पश्चिमी रेतीला प्रदेश। इस पश्चिमी रेतीले प्रदेश की कुछ आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो थी दी गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कमेंट्स करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपका जो है 3 पार्ट और जो बच गए वो नेक्स्ट पार्ट में आपको